हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी हम में से बहुत सारे लोग यूं ही करना जुट जाते हैं और फिर एक समय बाद उनको लगता है कि हमसे ये तैयारी हो नहीं पा रही है। आपको मालूम है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है अनुशासित होकर के तैयारी नहीं की गई है, यानी कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं किया गया है। अब आपको ये जानना होगा, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कोई 2-3 महीने में की जाने वाली तैयारी नहीं है। ये तकरीबन 1, 1.5 या 2 साल तक का पूरा समय लेती है। गिरी हालत में आप देखेंगे 1.5 साल का समय ठीक ठाक तरीके से एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगता है, एक सामान्य IQ वाले व्यक्ति के लिए लगता है। तो 1.5 साल का समय तो आपको बनाना होगा, और इतने लंबे समय के लिए जहां 1.5 साल या 2 साल की प्रिपरेशन करनी है किसी एक एग्जाम के लिए, एक बार में अपीयर होने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने लंबे समय को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन इसमें बहुत बड़ा योगदान अर्पित करता है। लेकिन समस्या ये है कि आप में से बहुत सारे लोग गैर अनुशासित होकर या किसी बुलबुले की भांति किसी चीज़ से अत्यधिक उत्साहित होकर के तुरंत अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अति उत्साह ये आपके लिए निगेटिव हो सकता है, क्योंकि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा उत्साह होगा उतनी जल्दी और उतना आसानी से वो उत्साह खत्म भी हो जाएगा। उत्साह खत्म होने के बाद अनुशासन यूं भंग होता है चुटकी बजाते ही। तो चलिए, आज की क्लास में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि आपको अनुशासन से संबंधित समस्या अगर है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, और उनमें से कुछ अनुशासन संबंधी चीजें जो हैं वो हम आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप सब लोग कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी लोगों का मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँगा। आप जरूर बताइए इसमें से कितने लोगों को अनुशासन एक समस्या के तौर पर दिखता है, यानी कि उनसे अनुशासन नहीं बन पाता है यूपीएससी की तैयारी के दौरान। ठीक है, और यह भी बताइए कि जो समस्याएं मैं बता रहा हूं उनसे कितने लोगों को 2-4 होना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके कुछ समस्याओं के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि अनुशासित ना हो पाने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सोशल मीडिया। ये शायद आपको कई बार पता चलता भी है और कई बार पता चलता ही नहीं है कि ये भी क्या समस्या हो सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम आपका प्रोग्राम देख पा रहे हैं। तो देखिए, हमको ये भी समझना होगा कि किसी भी वस्तु के उपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग, ये आपको ध्यान रखने होंगे। यानी कोई वस्तु है उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, कोई वस्तु है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके बहुत सारे सदुपयोग भी हैं, बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो सदुपयोग कर रहे हैं, फिर भी वो उसके दुरुपयोग में फंस जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के लिए पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सेंटर्स जो हैं या मोस्ट ऑफ द जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे क्यों नहीं चला पाते? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए एक डेविएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे मान भी लें कि अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान आपको बीच में एड्स देखने को मिल जाएंगे, और वो एड्स इतने ज़्यादा लुभावने होते हैं कि आप इस प्रोग्राम को छोड़कर पहले उस एड को देखना चाहते हैं। वहाँ कुछ पॉपअप्स आ जाते हैं, उससे में आपको गलती से क्लिक हो जाता है तो आप दूसरे पॉपअप्स पे चले जाते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा लुभावने हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था आपने पढ़ने के लिए, लेकिन होने लगा किसी और काम के लिए। दूसरी बात यह है कि आपका कंसंट्रेशन इससे बहुत ज़्यादा भंग होता है। तो सोशल मीडिया जो है इसका बहुत अत्यधिक नियंत्रण में इस्तेमाल करें, नियंत्रण में रखें। ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो अपने नियंत्रण में रखें। आपको सोशल मीडिया नियंत्रित ना कर रहा हो, आप उसे नियंत्रित करके रखें। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, बट डेफिनेटली ये तरीका आपके लिए कठिन भी हो सकता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप धीरे धीरे करके अपने सोशल मीडिया से दूरी बनाने का प्रयास करें। दूरी बनाने का प्रयास कर रहा हूं, खत्म करने का प्रयास के लिए नहीं कह रहा हूं। दूरी का मतलब यह है कि जैसे दिन भर में आप कोई 10-15 मिनट निकाल लीजिए जिसमें आप सोशल मीडिया देख सकते हो।
पढ़ाई आपको अगर 8-10 घंटे करनी है तो उस दौरान आपका सोशल मीडिया से दूरी होना बहुत जरूरी है। आप उस दौरान सोशल मीडिया से कनेक्ट ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। आजकल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये तमाम सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल तरीके में एक तरीका तो यह है कि आप जो है अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बंद कर दें। ये नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान मोबाइल ही स्विच ऑफ रखें। अगर यह संभव है तो समझ जाइए कि देखिए, आप जब स्टडी जोन में होते हैं, आपकी जो उम्र है उसमें बहुत ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है। आपको लगेगा स्विच ऑफ कर देंगे, कोई जरूरी फोन आया किसी का, यही देखो डिस्ट्रैक्शन है। आप चीजों को बता करके रखें, आपके घर वाले जानते हैं कि इस समय वो पढ़ रहा है, तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप यकीन मान के रखिए। आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ऐसा अगर होता तो हमेशा से मोबाइल इस दुनिया में होते, और जब मोबाइल नहीं थे तो लोग सक्सेस नहीं हो रहे होते। तो जब मोबाइल नहीं था तब भी सफल होते थे, मोबाइल है तब भी सफल होंगे, बशर्ते आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि हम उसे दूर रखने का प्रयास करें। शुरुआत में एक दिन बहुत ही तकलीफ होगी और वही पहला दिन आपको इस सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए मना कर देगा। लेकिन आपने एक दिन निकाल दिया किसी तरह, 8-10 घंटे बिना किसी मोबाइल के यूज के, स्विच ऑफ करके कहीं भूल गए हैं आप, ऐसे समझिए रख दिया है, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक उत्साह जगेगा कि हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आप नहीं देख पाए, बहुत सारे सोशल मीडिया के इवेंट्स थे जो आपसे मिस हो गए, 2-4 कॉल्स जो हैं वो आपकी मिस हो चुकी होंगी, लेकिन आप पाएंगे कि ये सारी चीजें आप एट द एंड ऑफ द डे आप हैंडल कर पा रहे हैं। और यही प्रैक्टिस 8-10 दिन अगर आपने कर ली, 8 to 10 डेज कर ली, तो आपको इसके प्रति, इसके ऊपर नियंत्रण रखने की क्षमता ज्यादा विकसित हो जाएगी। और यही चीज आपने 15-20 दिन कर दी तो आप जब चाहेंगे अपने हिसाब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखने। इसके अलावा अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा। यानी अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सपोज दैट आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2026 ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। और आपको मालूम है कि यूपीएससी में 2 फेजेस में एग्जाम होते हैं, एक में प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक में होती है मुख्य परीक्षा। ये 2 फेजेस हैं। दूसरा वाला जो फेज है उसमें जो है 2 चरण आपको देखने को मिलते हैं। एक आपकी इसमें लिखित परीक्षा होती है और एक जो है होती है आपकी साक्षात्कार आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इसे साक्षात्कार नहीं बल्कि आप पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट कह लीजिए, इंटरव्यू कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये 2 सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। तो ये 3 आपको स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं जो 2 भागों में डिवाइडेड हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ये आपको करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, साक्षात्कार से पहले खासतौर से ये स्टेप और ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप्स के लिए आपको जीएस यानी कि जनरल स्टडीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा आवश्यकता होती है सीसेट की, इसके अलावा आवश्यकता होती है कुछ जो करंट अफेयर्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं उन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो इन पर मेन फोकस रखते हुए कैसे हम अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इसके लिए शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल कैसे बनाया जाए इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है। आप शेड्यूल कैसे बनाया जाए ये जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। आप सर्च करेंगे स्टडी IQ IAS हिंदी पे, हाउ टू मेक शेड्यूल, हाउ टू प्रिपेयर शेड्यूल बाय विरत दुबे, ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए, यह अनुशासन में बहुत काम आएगा। ये नहीं कि इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि इतने दिन में हमें इतिहास कंप्लीट करना है, इतने दिन बाद हमें इसका टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना है, इतने दिन बाद हमें पॉलिटी पढ़ना है, फिर उसका टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना है। डेली हमें एक आंसर राइटिंग करनी है, डेली हमें आधे घंटे लिखने के लिए समय निकालना है, डेली हमें 2 घंटे रिवीजन के लिए समय निकालना है, वीकली हमें रिवीजन के लिए समय निकालना है, मंथली हमें रिवीजन के लिए समय निकालना है। ये सारे लक्ष्य आपको स्पष्ट करने होंगे। नहीं करोगे तो आप अनुशासन विहीन तरीके से तैयारी कर रहे हो। जब मर्जी है जो मर्जी आप पढ़े जा रहे हो, जब मर्जी आप रिवीजन कर रहे हो, मर्जी नहीं है रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, तो ये इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो कुछ भी आपकी पढ़ाई वाली जगहें हैं, जहां कहीं भी आपकी पढ़ाई वाली जगह है, वहां से कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पढ़ाई से आपको डेविएट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस चीज को वहां से तुरंत हटा दीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि पढ़ाई के दौरान आप क्या करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें।
ठीक है, इससे दूरी बना के रखें। इससे मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की पढ़ाई से संबंधित गैजेट्स ही आपके पास में होने चाहिए और उसमें पढ़ाई से संबंधित चीजें ही उपलब्ध होनी चाहिए उस समय जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। पता चला आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप स्टडी IQ के एप्लीकेशन को खोल करके पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय एक पॉपअप विंडो आ जाता है व्हाट्सएप का, चलो यार आज फ्राइडे है, मस्ती करते हैं। और अब आपने सोचा कि यार फ्राइडे की क्लास है तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लेकिन फ्राइडे निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्त ने अगर बुला लिया है वो दोबारा दोस्त नहीं आने वाला है। या फिर आपके दिमाग में आ गया कि दोबारा दोस्त बुलाएगा तो हो सकता है अगली बार जाए तो हमें खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ाई, ठीक है, उस समय कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एक बार में एक काम किए। अगर आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलिए, मस्ती कर रहे हैं एकदम मस्ती करिए जम करके, सोशल रहना है सोशल रहिए, लेकिन जिस समय पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़िए भी। सोशल रहते समय पढ़ाई ना कीजिए, पढ़ाई करते समय सोशल ना रहिए, ठीक है। इस चीज के फॉर्मूले को अपना लेना है आपको। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं बहुत सारे। कुछ लोग जो हैं गाना गाते समय, अब सबकी आदत होती है, मैं इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, कुछ लोगों की आदत होती है म्यूजिक लगा करके पढ़ना। मेरे हिसाब से मतलब म्यूजिक लगा के पढ़ना, अब पता नहीं ये साइंटिफिकली मुझे सही लगता है या नहीं लगता है, इसके बहुत सारे आधार तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना शांत और एकांत होकर के आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा जरूरी है। ध्यान भटकाने वाली जो भी चीजें हैं आप वहां से दूर हो जाइए। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर बैठ करके पढ़ रहे हैं जहां से आपको सारा संसार दिख रहा है। कई लोग छत पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, छत पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, शांत है माहौल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां से पढ़ते पढ़ते आकाश देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चिड़िया कौवा सब देख रहे हैं, पड़ोस की बिल्डिंग में भी देखे ले रहे हैं, सड़क पे जाते हुए कुछ गाड़ियां भी देखे ले रहे हैं, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इस तरीके की पढ़ाई मत कीजिए, शांत एकांत ध्यान लगाने वाली जगह होनी चाहिए। इसीलिए जब अपनी टेबल वगैरह, अगर आप टेबल पे पढ़ते हैं तो आप टेबल जो है वो ऐसी तरफ लगाएं जिसमें सामने की ओर दीवार हो। उससे कई सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। उस दीवार पर आप अपने कुछ नोट्स भी चिपका सकते हैं, कुछ अपने जरूरी यूज के कैलेंडर्स वगैरह वहां पर लगा सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित चीजें वो आप वहां पर रख सकते हैं। अपनी टेबल को नीट एंड क्लीन रखने का प्रयास रखा करिए, डिस्ट्रैक्शंस उससे कम होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई के दौरान जो है आपको जो भटकाने वाली चीजें हैं वो वस्तुएं वहां से हटा देनी चाहिए, बिल्कुल हटा देनी चाहिए। मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, ये सब अगर आपके अनर्गल यूज के हैं तो हटा दीजिए। हाँ, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल और लैपटॉप का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास अगर है तो फिर लेंगे ही, तो उस लिए फिर आप उसको वहां पर रख सकते हैं। आत्म अनुशासन का आपको अभ्यास करना होगा। आत्म अनुशासन को अभ्यास करने के लिए, जैसे आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा हो तो प्राचीन इतिहास में कुछ धर्म हैं जिनको आप लोग जैनिज्म, बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर उससे पहले आप ब्राह्मण धर्म को भी देखेंगे, सब में आत्म अनुशासन बहुत सिखाया गया है। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि आप जो चीज नहीं कर पा रहे हैं उसको करने की यथावत प्रयास कीजिए। जैसे जैन धर्म में तो बहुत ज्यादा कठिन मार्ग इसके बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे कि आपको भूख पर नियंत्रण रखना है और आपको बहुत भोजन लगता है कि आप भोजन करें। वैसे तो कहा गया है कि अल्पाहारी गृह त्यागी, यानी कि विद्यार्थी जो है वो अल्पाहारी होना चाहिए। तो अल्पाहार आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको तो भूख बहुत लग रही है, तो आप प्रयास कीजिए। भूख लगी है तो रोकिए अपने आप को थोड़ा सा, यानी कि आपके माइंड में इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए कि हमें जब मन होगा तब हम खाएंगे। हालांकि वैसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए, जब आपको भूख लगे तो आपको भोजन करना चाहिए, लेकिन ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जरूरत से ज्यादा जब मर्जी तब खा ही रहे हैं, बार बार खा ही रहे हैं, तो ये फिर आपके पेट के लिए बहुत नुकसानदायी है। और फिर ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, खाने का ही उदाहरण, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी काम को करने का उदाहरण। आत्म अनुशासन आता है अभ्यास से। जैसे आप योग करें, योग अभ्यास जो है वो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाएगा। एक तो इससे मन स्वस्थ रहेगा, दूसरा बॉडी फिट रहेगी। अनुशासन में इसको शायद ही कोई करता हो। कितने लोग करते हैं जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि योग अभ्यास आप में से कितने लोग करते हैं। अगर आप करेंगे तो एक तो आपके मन में शांति आएगी, कंसंट्रेशन बनना शुरू होगा, दूसरा आपका शरीर जो है वो रोगों से दूर रहेगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ रखोगे, मन स्वस्थ होगा तो कंसंट्रेट होगा तो आपकी पढ़ाई में अनुशासन अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जो है कुछ समय शांत एरिया में, शांत इलाके में, शांत स्थान पर जो है भ्रमण करें। ठीक है, आत्म अनुशासन के लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी सारी चीजें, योग अभ्यास करना चाहिए आपको, व्यायाम करना चाहिए। आप कुछ व्यायाम करें, व्यायाम करें, ठीक है, व्यायाम करें।
इसके अलावा आत्म अनुशासन में जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग पढ़ना तो खूब चाहते हैं, पढ़ भी लेते हैं, आता भी है, लेकिन लिखने से घबराते हैं। तो लिखने से घबराना ये आपको रोक रहा है लिखने से। अब आप अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दो, लिखो, कुछ भी लिखो, और आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा जब आप शुरुआत में लिखोगे, अरे क्या लिख डाला मैंने, क्या फालतू का बकवास है। लेकिन लिखो, कौन देख रहा है उसे? आप ही तो देख रहे हैं। किसी को मत दिखाओ, दिखाओ तब जब वो आप अच्छा लिखने लगना। तो आत्मानुशासन में ये भी लिखिए, इस तरीके की आदतें भी विकसित कीजिए जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीजों को जब आप करेंगे तो आपको आत्मानुशासन दिखेगा। जैसे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि मुख्य और लिखित परीक्षा, सब चीजों का आपके पास में एक कैलेंडर होना चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए कि इतने समय में हम ये पढ़ेंगे। स्टडी IQ IAS जो है वो आपको इसी प्रकार के अनुशासन की कुछ चीजें जो है बना करके निर्धारित करके देता है। जैसे अगर मैं यहां पर कोर्स की बात करूं तो स्टडी IQ IAS के कोर्स में जाइए और आप यहां पर इसका PDF व्यू करिए, जरा PDF खोल करके देखिए, सारी चीजें अनुशासित तरीके से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे हमने पूरे कार्यक्रम को 4 भागों में बांट दिया है। अब ये क्या है? ये अनुशासन ही तो है। अनुशासन क्या है कि हम पहले चरण में आपको यहां पर, ठीक है, पहले चरण में हम आपको फाउंडेशन बैच देंगे। फाउंडेशन बैच में जो कि लाइव कार्यक्रम के दौरान चलेगा, ये जुलाई 2024 से शुरू होकर के सितंबर 2025 तक चलता रहेगा। ये एज इट इज जुलाई से सितंबर तक चलेगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है, जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स कहते हैं, वो फरवरी से मई तक चलेगा 2025 तक। मोटे मोटे तौर पर हमने इसको फिक्स कर रखा है, साल भर के तौर पर अगर देखा जाए तो। मुख्य परीक्षा का चरण जो है ये जून 2025 से अगस्त 2025 तक चलेगा, और चौथा चरण हमने साक्षात्कार का रखा हुआ है जो नवंबर 2025 से जनवरी 2025 तक चलेगा। अब हमने टारगेट सेट कर लिया है, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। अब इस 4 बड़े सेक्शन को हमने डिवाइड किया, सबसे पहले वाले सेक्शन को अलग अलग डेज में। तो आप देखिए वो डेज भी यहां पर डिवाइड होकर के पढ़ें। क्या आपने अपनी पढ़ाई से पहले इस तरीके का कोई अनुशासन दिखाया? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 11 तारीख से प्रॉपर क्लासेस इसमें शुरू हो जाएंगी, 10 तारीख तक इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। आप देखिएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं, इस बैच में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। और 11 तारीख से, क्यों है 10 तारीख? क्योंकि 11 तारीख से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखिए 10 तारीख लास्ट डेट है, 11 तारीख से प्रॉपर क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, तब हमें कोई डेविएशन नहीं चाहिए। 11 तारीख से पहले हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं, GS के पेपर का डिस्कशन बता दे रहे हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, ये सब चीजों को ओरिएंटेशन दे रहे हैं। 11 तारीख से विधिवत जो है आपका राज्य व्यवस्था से विषय शुरू हो जाएगा। तो देखिए 11 से 27 अगस्त तक राज्य व्यवस्था है, 28 से 10 सितंबर तक आंतरिक सुरक्षा है। ये हमने सब डिवाइड कर रखे हैं सारे के सारे, और इतने में हम आपको खत्म करके आपकी पढ़ाई को कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, कभी कुछ टॉपिक्स ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्लासेस 1-2 आगे पीछे होने की संभावना रहती है, पर 1-2 दिन का डेविएशन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप करे जा रहे हैं पढ़ाई, इतिहास की नॉन स्टॉप, भूगोल की नॉन स्टॉप, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़े जा रहे हैं, और फिर जो दूसरे इंपॉर्टेंट विषय उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आपसे छूटा जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपसे छूटे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सब कुछ डिवाइड हमने किया है। आधुनिक भारत, भूगोल को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। निबंध भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, समाज, सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। उसके बाद में कुछ प्रीलिम्स के लिए आपको रेस्ट मिलेगा, अवकाश मिलेगा, आपदा प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय संबंध देखने को मिलेंगे, नीति शास्त्र देखने पड़ेगा, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें इसमें क्या है, अनुशासित तरीके से रखी गई हैं। और आज के इस टॉपिक का यही मुख्य लक्ष्य था कि हम आपको अनुशासित होना सिखा सकें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप अनुशासित कैसे हो सकते हैं। अगर आपसे स्वयं चीज नहीं हो रही तो सिंपल से एक बात है, आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, आपको सारा अनुशासन वहां पर भी सिखा दिया जाएगा। हालांकि कुछ चीजें तो जैसे सोशल मीडिया तो आपको स्वयं से ही दूर करनी है भाई, वो तो कोर्स में आने से नहीं दूर होगी, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए इस बैच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि इस बैच में प्रॉपरली अभी मैंने आपको दिखाया कि 11 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनरोल करने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 27,999 में आपको बैच मिल जाएगा। पॉलिटी विषय के साथ हिंदी शुरू हो रहा है। अगर आप में से कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी के साथ उसका इंग्लिश बैच में भी वो एडमिशन ले सकता है अलग से, इंग्लिश में भी वो पॉलिटी के साथ में अलग से एडमिशन ले सकता है। तीनों में से किसी भी एक बैच में सेपरेटली आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां जाना है studiiq.com, ये सर्च करना है, यहां पर अपना लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोर्सेज में जाइएगा, कोर्स में जाकर के लाइव कोर्स ओपन करना है आपको।
किसी भी कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए कि आप बाय नाउ के ऑफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफर अवेलेबल पे जरूर क्लिक करें। डायरेक्टली एडमिशन ले लेंगे तो आपको ये 33,000 का कोर्स पड़ेगा, इसलिए अवेलेबल ऑफर से जरूर जाएं। लेकिन इनमें से जो उपलब्ध ऑफर हैं इस पर कभी भी आप क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ये जो भी क्लिक करोगे आपको महंगा ही पड़ेगा। तो करना क्या है, यहां पर आपको कोड लगाना है। यहां पर इस जगह पर कोड लगाना है, कौन सा, VIRADLIVE, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लगाइए, बस गैप नहीं देना है। विरद लाइव कोड लगा के अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपको डिस्काउंट मिला या नहीं मिला। और डिस्काउंट, अरे भाई बड़ी मजे की बात है, छुपा हुआ डिस्काउंट चल रहा है। छुपा हुआ डिस्काउंट 27,999 का कोर्स 1,000 रुपए और कम में मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ आज तक की बात है। भैया इसका फायदा उठा लो तुरंत। 27,000 में मिल रहा है 999, यानी 1,000 रुपए की अतिरिक्त छूट आपको वो भी मिल रही है। तो ये अभी खोलने से मुझे पता चला, तो आप लोग भी विजिट कीजिए। आप सब लोग जो है एक बार नीचे लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आप यहां पर कोर्स में आ जाएंगे सीधा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के सभी लोग अभी क्लिक कीजिए। ठीक है, सभी लोग अभी जाकर के क्लिक करके देखिए कि क्या आपको हो सकता है कि सबके में अलग अलग दिखा रहा हो सकता है कि सबके में अलग, किसी के में 27,999 दिखा रहा हो, किसी के में 27,000 दिखा रहा हो। तो आप अपने पे चेक करिए कि कितना दिखा रहा है। ठीक है, 27,999 दिखा रहा है या 27,000 दिखा रहा है। तो अब जब आपका यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिला क्यों आपको, विरद लाइव कोड लगाने से ही मिला। तो कोड लगाइए, बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद में आपको यहां पर एनरोल करने का ऑप्शन आराम से आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप अच्छे से अनुशासन में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप सभी लोगों से बैच में मुलाकात होगी। आप सब लोगों को मैं इतिहास वहां पर पढ़ा रहा हूँ। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।